हेलो क्लास, हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका, अगर हम बोर्ड की बात करें तो क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 12th की बात करें तो 12th की पूरी एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए, तो 12th के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। या अगर हम नीट या जेई के बारे में सोच रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, उसको हमको याद करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी और सिंपल हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, हम लोग कहते हैं द कंपाउंड दैट डराइव फ्रॉम लिविंग मैटर। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग मैटर से डराइव होते हैं, या बॉन्ड वाइज अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड वाइज करेंगे, ऐसे सारे कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन को हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, सबसे पहले उस पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं एक केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज का, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, जिसमें हमने केवल दो ही बात को डिस्क्रिप्शन में देखा है। जैसे हमने देखा है रिएक्टेंट को और हमने देखा प्रोडक्ट को, इसके अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास मीथेन है बेटा, और इस मीथेन का हम कंबसन करा दें, तो आपको पता है कि कंबसन के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमको मिल जाएगा वाटर गैस। ये आपकी, ये कौन है, मीथेन और ऑक्सीजन आपकी रिएक्टेंट हैं, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट है। हमने अब तक केवल इतना पढ़ा है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट को हमने दो पार्ट में दे रखा है, एक सबस्ट्रेट है, एक रिएजेंट है। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट इंटरैक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। सिंपल, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा, हमने कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, हमने कोई डिटेल में जानने की कोशिश नहीं की। हमने ये तक नहीं जानने की कोशिश की इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे ऑक्सीजन ब्रेक किया होगा, इस ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन कैसे उस जगह को ऑक्यूपाई किया होगा, कैसे पुराने बॉन्ड टूटे होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये सब हमने अभी तक जानने की कोशिश नहीं की। हमने केवल सिंपल देखा कि भैया ये मैंने लिया मीथेन और इसमें डाला ऑक्सीजन और इग्नाइट टेम्परेचर दिया और हमको मिल गया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने कभी देखने की कोशिश नहीं की, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की अभी तक कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे बना है। तो अब तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इज समथिंग न्यू। तो समथिंग न्यू आपका पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। तो पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना हमने देखा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा कि भाई जब भी हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन कराते हैं, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और उस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हुए आ रहे हैं। बट ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब फैक्टर हम लोग नहीं देखे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने इसी को पढ़ा, जिसमें हमने देखा सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ आर इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं देखा। बट अब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, है तो है यही पुरानी चीज़ें, लेकिन अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड के बीच में एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपका रिएक्टेंट ना रिएक्टेंट रहेगा, ना कुछ नया बनेगा, बीच में वो कंडीशन आएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स। मतलब आपको इंटरमीडिएट्स देख के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप कुकर में, आपने कुकर लिया, उसमें आपने दाल डाला, पानी डाला, नमक डाला, हल्दी डाला, आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया। आपसे पूछा जाए सर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि ये आपका दाल बनेगी।
लेकिन उस दाल को बनने में कितना मिनट लगेगा? आप कहोगे सर 5 से 10 मिनट लगेगा। तो जब 5वें मिनट आपका स्टार्ट इनिशियल टाइम था तो आपका सब कुछ था, वही था, आपका नमक था, पानी था, दाल था, सब कुछ था। लेकिन 10 मिनट बाद जब दाल आपके प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, तो अगर 5वें मिनट पे हम लोग उसको कुकर को ओपन करके देखेंगे तो ना आपका रिएक्टेंट रह चुका है, ना आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मिलके तैयार है। मतलब हो क्या रहा है, उस समय आपके पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा और बीच में आपको एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिली होगी, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म? द डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप वाइज स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे पुराना बॉन्ड टूटेगा और कैसे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसको स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक होता है कि कोई भी आपने एक वीडियो बनाया जो आपका बहुत फुल फ्लैश में है और एक वीडियो आपने बनाया जो स्लो मोशन में है। तो स्लो मोशन में हम हर एक एक बातों को डिटेल से देखेंगे और उसी डिटेल से देखने को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमको पूरे रिएक्शन में किसको आइडेंटिफाई करना है? इंटरमीडिएट्स को। अगर हमको इंटरमीडिएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लग गई तो हमको अच्छी तरह से पता होगा कि हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। और अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के इंटरमीडिएट को पहचान लेते हो तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो सिंपल, सो इजी हो जाएगा। और अगर नहीं पहचान पाते हो तो आपके लिए हमेशा टफ लगता रहा है, तो आपको टफ लगता रहेगा। बट अगर आप जुड़े रहोगे मेरे साथ, हर एक लेक्चर को आप बढ़िया से ध्यान से देखोगे, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो आप पढ़ने जा रहे हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाने वाला है। क्योंकि हम आपको लगता है कि रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के 4 स्टेप होते हैं। जिस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए से मैं एक दुकान खोलने वाला, तो 10 लाख रुपए से दुकान खोलने वाला हूं तो 10 लाख रुपया आपका रिएक्टेंट हो गया और दुकान आपका खुलेगा, एक प्रोडक्ट हो गया। क्या 10 लाख से तुरंत आपका दुकान खुल जा रहा है? नहीं। रुपया आप पहले उसका मूवमेंट कराएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, और इस 10 लाख रुपए को देख के बहुत सारे छोटे छोटे दुकान या बड़े बड़े दुकान वाले आपसे क्या करेंगे? आपसे कांटेक्ट में आएंगे, आपसे कांटेक्ट में आएंगे, आपके पैसे को तोड़ेंगे। 2 लाख रुपए का ये, 2 लाख रुपए का ये, 2 लाख रुपए का ये, खूब सारा सामान आप खरीदोगे। उसके बाद आपको जोड़ेंगे, फिर आप जोड़ के एक नया इंटाइटी बनाओगे जब वहाँ आपका 10 लाख रुपया नहीं होगा, उस 10 लाख रुपए के बदले में आपके दुकान में सामान होगा। उसी तरह से आपका रिएक्शन होता है। रिएक्शन का होना एक 2 स्टेप प्रोसेस नहीं है कि मैंने रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। वो स्टेप क्या होते हैं? 4 डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं हम लोग देखते हैं। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहीं कहीं आपका ये टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज होना, इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से मूव करना। जिस तरह से आपके पास 10 लाख रुपया था और रुपया आपके इलेक्ट्रॉन की तरह था, तो रुपये का मूवमेंट होना। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको 10 लाख रुपए का अगर कुछ सामान खरीदना है तो बताना पड़ेगा कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, उसका मूवमेंट आपको शो करना पड़ेगा। तभी आपका बॉन्ड टूटेगा, तभी आपका पुराना बॉन्ड टूटेगा और नए लोग आके अटैक करेंगे। तो
उसी तरह से आपको पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो आपका वो बॉन्ड का क्या होगा, आपका ब्रेकिंग होगा। तो पहला स्टेप आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसको अभी मैंने बताया, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या हम लोग क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं, फिशन ऑफ बॉन्ड, फिशन ऑफ बॉन्ड, या आप क्लीवेज भी कहते हो, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का टूटना, पुराने बॉन्ड का टूटना। जैसे पुराना बॉन्ड टूटेगा, जैसे आपकी पुरानी दोस्ती टूटेगी, कोई दूसरा देख रहा होगा, वो दूसरा आके आपके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो वो कौन आके अटैक करेगा, जो आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, कार्बन पे न्यूट्रल बात है तो कोई न्यूट्रल वाला आके अटैक करेगा। तो किस तरह से आपके कार्बन पे कंडीशन क्रिएट हुई है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप अटैकिंग रिएजेंट आके आपके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या देखना है, थर्ड स्टेप आपको देखना है अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला स्टेप जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ये सारे स्टेप्स नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड सब कुछ बातें हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपने सही कराया, 10 लाख रुपए का आपने सही इन्वेस्टमेंट किया तो सही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन 10 लाख रुपए का आपने बंदूक खरीद लिया, गोले बारूद खरीद लिया, तो आप आतंकवादी बनने जा रहे हो। आपका सही प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, वो प्रोडक्ट आपका डेंजरस बनेगा और रिएक्टिव बनेगा, आपको कोई ना कोई आगे चल के मार देगा। और केमिस्ट्री में हमको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो 100% स्टेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दाल हमने बनाया और वो दाल जैसे हमने खाया मुंह में छाले पड़ गए, मुंह में बड़े बड़े आपके स्वेलिंग हो गए, रेडनेस हो गया, पूरा मुंह ब्लास्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दाल बना है हमारा 100% स्टेबल होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए, उसके खाने पीने से हमारे सेहत पे खराब प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा इफेक्ट आना चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट 100% स्टेबल होना चाहिए। ऐसा पढ़ो कि आपको केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। ऐसा नहीं कि ऐसा पढ़ा कि पहले 10 नंबर था अब -10 नंबर हो गया। पढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बट प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करेगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट पे। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करेगा। अटैकिंग रिएजेंट कैसे आके अटैक करता है, उसको हम लोग एक अनदर कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड 4 स्टेप, जिसको कहते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। और अभी तक आज के डेट टिल नाउ आपने केवल यही पढ़ा है टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। आपने केवल टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, बट इसके ऊपर वाली बातों को आपने नहीं पढ़ रखा है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसको आप नोट करें।